हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम आपको एथिलेमीन बताने जा रहे हैं। एथिलेमीन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, कि इसके बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाने की विधियाँ। देखिए, एथिलेमीन इसका अणुसूत्र है CH3CH2NH2। ये प्राइमरी एमीन है, इसको प्राइमरी एमीन कहा जाता है। प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन का मतलब होता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, और इसका यूपीएससी नाम है एथेनेमीन, साधारण नाम है एथिलेमीन। अब बनाने की पहली विधि है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, या इसको प्रयोगशाला विधि के नाम से भी पूछा जा सकता है कि एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, या हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से पूछा जाता है 2 नंबर 1 नंबर में। अब देखिए, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होती क्या है कि ये प्रोपेनेमाइड है। प्रोपेनेमाइड को Br2 यानी कि ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, हाफमान ब्रोमाइड यानी कि प्रोपेनेमाइड को, या कोई भी आप एमाइड ले सकते हैं, जितने कार्बन का आप एमाइड लेंगे उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट में एक कार्बन घट जाएगा। अगर आप प्रोपेनेमाइड लेते हैं तो एथिलेमीन बनता है, एथेनेमाइड लेते हैं तो मेथिलेमीन बनता है, ब्यूटेनेमाइड लेते हैं तो प्रोपिलेमीन बनता है। इस तरीके से कार्बन की कमी होती है। कहने का मतलब, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, जहाँ कार्बन श्रृंखला को घटाना हो, कार्बन श्रृंखला को कम करने के लिए, कार्बन श्रृंखला को कम करने के लिए तो इस अभिक्रिया का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जहां हमें कार्बन को घटाना हो, कार्बन को कम करना हो। तो कार्बन को कम करने के लिए हम हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए कि प्रोपेनेमाइड को हम ब्रोमीन और KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है। देखिए, बन रहा है आपका एथेनेमीन। एथेनेमीन क्या बन रहा है, एथेनेमीन। अब देखिए, एक कार्बन गया कहाँ, जो यहाँ से एक कार्बन गया वो देखिए पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में निकल गया, K2CO3, और ये KBr साइड प्रोडक्ट है H2O। तो हमें एक कार्बन की कमी हुई, वो किस रूप में निकला है, K2CO3 के रूप में। तो इस अभिक्रिया का इम्पोर्टेंस है, काफी इम्पोर्टेंट है ये अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है और इसका उपयोग कार्बन श्रृंखला को घटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हाफमान एल्कलीकरण विधि। तो देखिए, इसमें क्या है, आयोडोएथेन को क्या किया हमने, अमोनिया के साथ गर्म किया। किसके साथ गर्म किया, अमोनिया के साथ। तो क्या बना, जो आपको बनाना था, यानी कि एथिलेमीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एथिलेमीन, और साइड प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड निकल गया। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है एथिल अल्कोहल से। देखिए, ये तो कॉमन कंपाउंड है, एथिल अल्कोहल बहुत बार आ चुका है। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, इसको अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 से 360 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एथिल एमीन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल एमीन प्राप्त होता है। और जल जो है निकल जाता है, क्योंकि ये निर्जलीय कारक है, तो जल को रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है एसिटेमाइड। देखिए, कंबाइंड रिएक्शन, एसिटेमाइड मेथिल साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप अथवा एस्टल्डिहाइड ऑक्साइड के अपचयन से। अपचयन कराना, चलिए एक एक का। पहले देखिए, एथेनेमाइड ले लिए, और यहाँ आप चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा सकते हैं, या H2
PT/H2, Ni/H2, ये सब आप चाहे कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसका चयन हो जाएगा, बन जाएगा एथिलेमिन, एथिलेमिन बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या था, मेथिल साइनाइड, ये हमने ले लिया मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, इसका आप चयन कराएंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने अपचायक ले लिया, प्रबल अपचायक है ये क्या है, प्रबल अपचायक है, तो इसका आप चयन कर देगा। चयन करने के बाद क्या बनाएगा, एथिलेमीन, एथिलेमीन, या आईपीएससी नाम क्या है, एथेनेमीन। ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, केवल एक बार आपके दिमाग में घुस गया तो दोबारा भूलेगा नहीं। फिर देखिए तीसरा क्या है, नाइट्रोएथेन, ये नाइट्रोएथेन है, नाइट्रोएथेन से भी हमको क्या बनाना है, एथेनेमीन बनाना है, नाइट्रोएथेन। अब इसमें देखिए NO2 ग्रुप है तो हमें ऑक्सीजन रिमूव करके हाइड्रोजन लगाना, हाइड्रोजन का योग का मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन कराने के लिए हम क्या लगाएंगे, अपचायक, देखिए अपचायक हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, एथेनेमीन बन गया, एथेनेमीन बन गया, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। फिर देखिए आपका लास्ट है एस्टल्डिहाइड ऑक्साइन, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड ऑक्साइन, एस्टल्डिहाइड ऑक्साइन, एस्टल्डिहाइड ऑक्साइन को Na/H2 या PT/H2 या PD/H2 के साथ गर्म करेंगे तो हमें एथिलेमीन प्राप्त होगा, एथिलेमीन बनेगा, यही हमको बनाना भी है, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट है छठवां, एथिल आइसोसाइनाइड, CH3CH2NC, साइनाइड होता है तो Cn होता है, आइसोसाइनाइड है तो NC, तो NC हो गया एथिल आइसोसाइनाइड। देखिए नाम लिखा हुआ है, इसका जल अपघटन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तनों की उपस्थिति में, तो एथिलेमीन प्राप्त होगा। इसका नाम हम कई बार लिख चुके हैं, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, एथिलेमीन। और ये क्या है आपका, फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड, और आईपीएससी नाम क्या है, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड। फिर नेक्स्ट है देखिए इसी का है अथवा एथिल आइसोसाइनेट, देखिए लिखा हुआ है एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट, ये देखिए ये एथिल आइसोसाइनेट का सूत्र है CH3CH2NCO और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे तो एथिलेमीन बनेगा और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा। नेक्स्ट है सेवंथ, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड का सामान्य सूत्र RMGX होता है, RMGX। तो X मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन, X मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में कितने आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। मैग्नीशियम तो कॉमन है, और R के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं, एल्किल ग्रुप रख सकते हैं, चाहे वो CH3 हो या C2H5 हो या C3H7 हो या C4H9 हो, कोई भी एल्किल ग्रुप आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3CH2 मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हो गया। और ये क्लोरेमीन, क्लोरेमीन ले लिए ClNH2, तो यहाँ पर देखिए ये एथिलेमीन बन गया CH3CH2NH2, एथिलेमीन ये बन गया। और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। फिर इसकी बनाने की अंतिम विधि और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई बार पूछा गया है, ये है सीमिट अपक्रिया। सीमिट अपक्रिया एक नेमिंग रिएक्शन है और इसको संक्षिप्त टिप्पण के रूप में कई बार पूछा गया है। ये वैसे भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजोनिक अम्ल से आप एथिलेमीन कैसे बनाएंगे या प्रोपेनोइक एसिड से आप एथिलेमीन कैसे बनाएंगे, ये अंतः परिवर्तन में पूछ लिया जाता है, या कैसे प्राप्त करोगे, या किसी भी तरीके से घुमा के इसको पूछा जा सकता है। तो सीमिट अपक्रिया वास्तव में होता क्या है कि अगर किसी अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को
हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म कर दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो एक कार्बन की कमी होती है और उससे एक कार्बन कट के बाकी जो बचता है उतने की एमीन प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें 3 कार्बन था, इसका नाम क्या था? प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम था? प्रोपेनोइक एसिड। N3H का नाम क्या था? हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड। और बना क्या? एथिलेमीन। एक कार्बन कम हो गया या एथेनेमीन, एथेनेमीन बन गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकल गई। गैस है तो ऊपर तेल लगाएंगे, ठोस होता तो नीचे लगाते, द्रव होता तो न ऊपर न नीचे। तो इस तरीके से जो एथिलेमीन बनाने की विधि थी कंप्लीट, लगभग 8 विधियां हैं। तो ये सारी विधियां हमने आपको समझा दिया। आप रिवीजन कर सकते हैं, एक बार 2 बार वीडियो देखिए, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार कुछ न कुछ नॉलेज होगा, तो आप इसको कई बार देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है भौतिक गुण। चलिए अब हम आपको इसके भौतिक गुण के बारे में बताते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। चलिए भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण क्या होता है? पहला, यह एक रंगहीन द्रव है, यानी कि जो एथिलेमीन है जिसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो कैसा द्रव है? रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं होता है। इसका क्वथनांक, क्वथ माने उबलना, अंक माने गिनती या टेम्परेचर, कहने का मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी वस्तु उबलती है, कोई पदार्थ उबलता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। वो 19 होता है, बहुत कम होता है। अतः गर्मी के मौसम में एक रंगीन गैस है। कहने का मतलब जब रूम टेम्परेचर आ जाता है 24 से 25 सेल्सियस या 19 से ज़्यादा, तो ये गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसकी गंध अमोनिया जैसी होती है, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप होता है, उसके कारण अमोनिया जैसी गंध आती है। यह जल में विलेय है, जल में डालने पूरी तरीके से घुल जाता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। देखिए इसका परीक्षण भी हम रासायनिक गुण में कर लेंगे। इसका जलीय विलयन क्षारीय कैसे होता है? देखिए क्षारीय प्रकृति है, रासायनिक गुण में पहला है कि एथिलेमीन, ये आपका है क्या है? एथिलेमीन। एथिलेमीन को अगर आप जल के साथ घोलते हैं तो आपको प्राप्त होता है एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है, बेसिक प्रवृत्ति होती है। फिर देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, एथिलेमीन को अगर हम अम्लों के साथ गर्म कर दें, एथिलेमीन को अगर हम अम्लों के साथ गर्म कर दें तो लवण के रूप में देखिए एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। हमें ये क्या हुआ? ये है आपका साल्ट, लवण है, प्राप्त होता है। यानी कि ये बेसिक कैरेक्टर होता है, तो इसको जाहिर सी बात है अगर ये क्षार अम्ल के संपर्क में आएगा क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। फिर है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या होता है कि एसिटिल क्लोराइड को, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, इसमें एसिल समूह ग्रुप है CH3CO, और ये आपका मेन कंपाउंड है एथिलेमीन। क्या है? एथिलेमीन। और एसिटिलीकरण कराना है, एसिल जोड़ना है इसमें, तो देखिए CH3CO, ये आपका एसिल समूह हो गया। और इसमें बचा क्या? इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H के साथ, हाइड्रोजन जो है Cl के साथ एक निकल जाएगा, Cl हो जाएगा, और जो बचेगा NH CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? N-एथिल एथेनेमाइड। फिर देखिए सेकंड पार्ट इसका, जैसे एसिल समूह केवल एस्टिल में तो होता नहीं है, एनहाइड्राइड जितने भी एनहाइड्राइड होते हैं उसमें भी एसिल ग्रुप होता है, तो हम एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ये एथिलेमीन मेन कंपाउंड हो गया, एथिलेमीन। और आपका देखिए जिससे क्रिया करानी है वो एथेनोइक एनहाइड्राइड है, एथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं। इसमें भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, N-एथिल एथेनेमाइड, और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, जो कि सिलिके में पाया जाता है। नेक्स्ट अपक्रिया है, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया, अंतर परिवर्तन में ये बहुत पूछा जाता है, ये कैसे प्राप्त करोगे? जब भी आपको किसी भी एमीन ग्रुप को NH2 ग्रुप को OH में परिवर्तित करना हो तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि HNO2 लगा दीजिए, यानी कि नाइट्रस अम्ल अगर आप लगा देते हैं तो NH2 समूह किस में बदल जाता है? OH ग्रुप में बदल जाता है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। HNO2 से क्रिया का इसकी करानी है, एथिलेमीन से करानी है, तो ये जो NH2 ग्रुप हो किस में बदल गया? OH में। क्या प्राप्त हो गया? एथेनॉल। और H2O नाइट्रोजन गैस, इसका नाम हो गया एथिलेट हो गया एथेनॉल। फिर है कार्बिल अमीन अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, कार्बिल अमीन अपक्रिया।
देखिए इसमें कार्बिलेमिन बनता है, इसीलिए इसका नाम कार्बिलेमिन अभिक्रिया रखा गया है। होता क्या है कि जब किसी एमीन को, कोई भी एमीन हो, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई भी एमीन हो, जब किसी एमीन को क्लोरोफार्म, ये क्या है, क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म और KOH के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड यानी कि कार्बिलेमिन प्राप्त होता है। देखिए ये है आइसोसाइनाइड, कह सकते हैं एथेन आइसोसाइनाइड, यह कार्बिलेमिन, एथिल कार्बिलेमिन, इसको नाम लिखेंगे एथिल कार्बिलेमिन, एथिल कार्बिलेमिन प्राप्त होता है और KCl H2O। तो मुख्य प्रोडक्ट जो है आपका कार्बिलेमिन का, नाम से ये स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में कार्बिलेमिन बनेगा। बस आपको याद क्या रखना, क्या लगाना, क्लोरोफार्म लगाना और KOH लगाना। किसके साथ लगाना, एमीन के साथ लगाना। क्या बनेगा, कार्बिलेमिन बनेगा। तो ये कार्बिलेमिन अभिक्रिया हो गई, इंपॉर्टेंट है। हाफमान मस्टर्ड आयल, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए क्या होता है कि एथिलेमिन को कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका एथिलेमिन है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 है, इसको जब दोनों को आपस में मिला के गर्म करते हैं तो ये एथिल डाइथायो कार्बेनिक अम्ल प्राप्त होता है। और इसको मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में अगर पुनः हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए थोड़ा सा, तो ये प्राप्त होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होता है, जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है। जिसकी गंध कैसी होती है, जो सरसों का तेल होता है उसके गंध जैसे मिलता जुलता है, इसीलिए इसको कहते हैं मस्टर्ड आयल। देखिए लिखा हुआ ना, हाफमान मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। तो इसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया है। और इसकी जो गंध होती है एथिल आइसोथायोसाइनेट की, वो सरसों के तेल जैसी होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हाफमान मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। अब उपयोग के बारे में, जैसे उपयोग, तमाम उपयोग है। देखिए अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कि तमाम प्रकार के यौगिक बनाए जा रहे हैं। तो इसका उपयोग, पहला बहुत बड़ा उपयोग है कि अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, औषधि के निर्माण में किया जाता है। ये तमाम उपयोग हैं। तो दो बहुत ही कॉमन उपयोग होते हैं, जिसको हम लगभग सभी यौगिकों में लिख सकते हैं कि इससे अन्य प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं। और इसका उपयोग औषधियों में किया जाता है, कहीं ना कहीं प्रयोग सबका औषधि के रूप में किया जाता है। तो इसलिए इसका कॉमन जो उपयोग है वो पहला ये कि अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और दूसरा औषधियों के निर्माण में।